इतिहास में एक ऐसा भी दौर था जब दुनिया के लगभग एक चौथाई हिस्से पर सिर्फ एक ही देश का राज था। इसके शासनकाल में कहा जाता था कि सूरज कभी नहीं डूबता, क्योंकि इसका साम्राज्य दुनिया के हर महाद्वीप तक फैला हुआ था, जिसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत और यहाँ तक कि अफ्रीका का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा शामिल था। वह देश था यूनाइटेड किंगडम। इसके जहाजों का समुद्र पर राज था। इसकी करेंसी के बिना ग्लोबल ट्रेड लगभग असंभव था। इसकी राजधानी लंदन पूरी दुनिया का फाइनेंशियल सेंटर थी। लेकिन महज कुछ ही दशकों के भीतर यह वैश्विक साम्राज्य समाप्त हो गया और इसकी जगह एक नई महाशक्ति ने ले ली, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो आखिर हुआ क्या? ब्रिटेन ने यह व्यवस्था कैसे खड़ी की थी और अमेरिका ने इस पर नियंत्रण कैसे पा लिया? ब्रिटेन ने क्या खो दिया? यह जानने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि उसके पास आखिर था क्या। ब्रिटेन के ताकतवर बनने की शुरुआत इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ होती है। सन 1760 में ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हो जाता है। इसके पीछे कई सारी ताकतें उनके पास थी, जिसमें अच्छा खासा कोयले का भंडार, एक स्टेबल गवर्नमेंट, बहुत सारी संपत्ति और साथ में उनके द्वारा किए गया टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन शामिल था। सन 1850 आते आते ब्रिटेन दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल नेशन बन जाता है और दुनिया का लगभग आधा आयरन और कॉटन टेक्सटाइल का प्रोडक्शन यही हो रहा था। इस तरीके से ब्रिटेन दुनिया का वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड बन जाता है। और बात यही नहीं रुकती है, इसके अलावा इन बनने वाले प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए उनके पास बहुत बड़ा रोड और रेल का नेटवर्क भी था। ब्रिटेन यहां से भी आगे बढ़कर एक पूरा का पूरा ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क बना लेता है। दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर ब्रिटेन का कब्जा था, जिसमें इंडिया और अफ्रीका जैसे देश शामिल थे। यहां से रॉ मटेरियल ब्रिटेन आ रहा था और फिनिश्ड गुड्स बन करके बाहर जा रहे थे। और इनकी सुरक्षा के लिए उसके पास दुनिया की सबसे मजबूत नेवी भी मौजूद थी। एवं ब्रिटेन की पावर केवल शिप्स और फैक्ट्रीज नहीं थी, वह थी ब्रिटेन की करेंसी। लंदन दुनिया का सेंटर प्लेस बन जाता है। सारी दुनिया का फाइनेंस यहीं से हो रहा था। शिप्स का इंश्योरेंस भी लंदन से होता था और पूरी दुनिया का ग्लोबल पेमेंट सिस्टम का सेटलमेंट भी लंदन से ही हो रहा था। ब्रिटेन पूरी दुनिया के ट्रेड को ही कंट्रोल नहीं कर रहा था, साथ में वो यह भी कंट्रोल कर रहा था कि पूरी दुनिया की मनी एक जगह से दूसरी जगह तक किस तरीके से फ्लो होगी। और फिर कुछ ऐसा होता है जिससे ब्रिटेन की इकोनॉमी पूरी तरीके से हिल जाती है। यहाँ पर शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 1 की। इस युद्ध में पार्टिसिपेट करने के लिए ब्रिटेन अत्यधिक मात्रा में खर्च करता है। इस खर्च को वहन करने के लिए प्रारंभ में वह अपने असेट्स बेचना शुरू करते हैं। जब असेट से पूर्ति नहीं होती तो वह अत्यधिक मात्रा में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से कर्ज लेना शुरू कर देते हैं। और ये वह समय था जब दुनिया का सबसे बड़ा बैंकर किसी अन्य देश से कर्जा लेना शुरू कर देता है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, उनकी इकोनॉमी पूरी तरीके से स्ट्रगल करने लगती है। देश में ग्रोथ स्लो हो जाती है और अनएम्प्लॉयमेंट काफी तेजी से बढ़ जाता है। ब्रिटेन की समस्या यहां खत्म नहीं होती। इसके बाद शुरू होता है वर्ल्ड वॉर 2। इस बार युद्ध और भयानक होता है और लंदन शहर तक भी बम गिराए जाते हैं। ब्रिटेन अपनी पूरी इंडस्ट्रियल पावर की ताकत को युद्ध में झोंक देता है, जिसकी वजह से उनका सिस्टम कोलैप्स होने लगता है। हालांकि वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, परंतु इस वक्त तक काफी देर हो चुकी थी। ब्रिटेन युद्ध खत्म होते होते युद्ध को जीत तो चुका था, परंतु पूरी तरीके से थक चुका था, अत्यधिक कर्जे में था और पूरे सिस्टम पर से उनका कंट्रोल छूट रहा था। इस दौरान अमेरिका लगातार ताकतवर होता चला जा रहा था। वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका लगातार ब्रिटेन को फाइनेंशियल और मटेरियल सपोर्ट दे रहा था। इस दौरान यूएसए ने ब्रिटेन को वेपन्स, एयरक्राफ्ट, शिप्स, फूड और फ्यूल लगातार सप्लाई किया। जिस दौरान ब्रिटेन कोलैप्स हो रहा था, अमेरिका लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा था। युद्ध उसकी मुख्य जमीन तक नहीं पहुंचा था और लगातार सप्लाई की वजह से उसकी फैक्ट्रियां आगे बढ़ रही थी। युद्ध खत्म होते होते दुनिया का आधा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अमेरिका में ही हो रहा था और लगातार सप्लाई की वजह से दुनिया का अधिकांश गोल्ड अमेरिका में ही इकट्ठा हो गया था। और इसके बाद होता है ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस। यहाँ अमेरिका और ज्यादा ताकतवर हो जाता है, वह खुद के नियम बनाने लगता है। इस कॉन्फ्रेंस के बाद ब्रिटेन की करेंसी को अमेरिका का डॉलर रिप्लेस कर देता है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना की जाती है, जिसकी वजह से अमेरिका और ज्यादा ताकतवर हो जाता है। और जिस तरीके से ब्रिटेन पूरी दुनिया में एक रोल निभा रहा था, वही रोल अब अमेरिका निभाने लगता है और यूएसए पूरी दुनिया का ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर बन जाता है। फिर एक ऐसी घटना घटती है जिसके बाद पूरी दुनिया को कंफर्म हो जाता है। वर्ष 1956 में स्वेज कैनाल क्राइसिस होता है।
इस दौरान इजिप्ट के प्रेसिडेंट गमाल अब्देल नासिर सुएज के नाल के नियंत्रण को अपने हाथ में ले लेते हैं। इसके पहले इसका नियंत्रण ब्रिटेन और फ्रांस के हाथ में था। इसका रिएक्शन तो होना ही था। ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल मिलकर के नियंत्रण वापस लेने के लिए एक मिलिट्री ऑपरेशन को प्लान करते हैं, परंतु यूएसए की दबाव की वजह से ब्रिटेन को पीछे हटना पड़ता है। यह वह समय था जब पूरी दुनिया को एहसास हो जाता है कि सिस्टम तो आज भी मौजूद है, परंतु उसे कंट्रोल करने वाला बदल चुका है। ब्रिटेन ने एक ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम खड़ा किया था। इस ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम के अगर हम पिलर्स को देखने की कोशिश करें तो इसमें इंडस्ट्री और ट्रेड, फाइनेंस, करेंसी और सिक्योरिटी शामिल थे, परंतु लगातार 2 वर्ल्ड वॉर लड़ने की वजह से ब्रिटेन इस स्थिति में नहीं था कि वह इस ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम को कंट्रोल कर सके। यूएसए ने इस ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम को खत्म नहीं किया, उसने उस पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को रिप्लेस कर दिया। उसने उस पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को कॉपी किया, उसे बड़ा किया और उसे परमानेंट बना दिया। ब्रिटेन ने इस पूरे सिस्टम को बनाया और अमेरिका ने सीखा कि इस सिस्टम को चलाते किस तरीके से हैं। अमेरिका ने सीखा कि सिस्टम को चलाया कैसे जाता है और जैसे ही उसे समय मिला उसने ब्रिटेन को रिप्लेस कर दिया। अमेरिका के इस एक्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।